हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 41। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज नेगोशिएशन इज अ सिनोनिम ऑफ। नेगोशिएशन का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है मोल भाव करना, जिसको आप इंग्लिश में बार्गेनिंग भी बोलते हैं। सो नेगोशिएशन का सिनोनिम हो गया बार्गेनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड पैलिड मीन्स। पैलिड का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है पीला, और पीले को आप इंग्लिश में पेल भी बोलते हैं, यानी पैलिड का मतलब हो गया पेल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इम्प्रॉम्प्ट इज। इम्प्रॉम्प्ट एक वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इम्प्रॉम्प्ट का मतलब है बिना तैयारी के, यानी अनप्रिपेयर्ड। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पूरी तैयारी के साथ, यानी कि प्रिपेयर्ड। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रॉम्प्ट का अपोजिट प्रिपेयर्ड। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यानी कि जो दूसरे लेखक हैं, जो दूसरे राइटर्स हैं, उनकी कॉपी करने वाला इंसान, उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए, आपने कोई किसी पर्सन का लिटरेरी वर्क चुराया है, ठीक है, या फिर कोई दूसरे के आइडियाज़ हैं, आप उनको कॉपी कर रहे हैं और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये मेरे आइडियाज़ हैं। किसी दूसरे का लिटरेचर वर्क है, किसी दूसरे के आइडियाज़ हैं, उनको आप चुरा रहे हैं, तो उसको पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोर। क्लियर? साहित्यिक चोर। अब इसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्लेगरिस्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक इंसान जो कि दूसरे लेखकों के लिटरेचर वर्क को, दूसरे के आइडियाज़ को कॉपी करता है और ऐसा दिखाता है कि ये मेरे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेगरिस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि कॉपी आया है, यानी किसी दूसरे का कॉपी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉपी कैट। बट ऐसा नहीं है। ये जो कॉपी कैट है, ये आप अपने डेली आम बोलचाल जो आपकी है उसमें आप यूज़ करते हैं, बट ये इंग्लिश में इस तरीके से यूज़ नहीं होता। अगर किसी राइटर की कॉपी की जा रही है तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है उस पर्सन के लिए, प्लेगरिस्ट। देन नंबर 5 इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस आप जानते हैं चुनाव, तो चुनाव के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, चुनाव के बारे में पढ़ना, निरीक्षण करना एक तरीके से उसके बारे में, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलेंगे सेफोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एंटीसेप्टिक की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सेम क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग सही है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चंस इसलिए देता हूं ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहे, और स्पेलिंग टेस्ट है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। जो हार्ड चीज़ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस क्या है? अनिल सेड अली डिजर्व्ड द प्राइज। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए, सेड आया है तो ये सेज तो हो नहीं सकता। क्लियर? या तो सेड जो है टोल्ड में कन्वर्ट होता है, या फिर सेड का सेड ही रहता है। सो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बचते हैं ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। तो दो अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इतना है कि देखिए, बी ऑप्शन में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज किया गया, यानी प्रेजेंट। यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट। सो अब आपको सेंटेंस देखना होगा, आपकी डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी वो किस टेंस में है। तो यहाँ पर आया है अली डिजर्व्ड द प्राइज, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, या फिर कहिए सिंपल पास्ट का। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट का। क्लियर? आप सभी जानते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनिल सेड दैट अली हैड डिजर्व्ड द प्राइज, क्योंकि हैड का मतलब है पास्ट और डिजर्व्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका हो गया पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 9 है
व्हाट डज द फ्रेज अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स। अब आप जानते हैं स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी तूफान, और टी कप यानी चाय का कप, तो चाय के कप में आंधी तूफान आ जाना, यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक छोटे से मैटर को बहुत बड़ा झमेला हो जाना, छोटी सी बात पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ये जो सेंस देगा ना, ये आपका सेम उसकी तरह सेंस देगा, राई का पहाड़ बनाना। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब है छोटी सी बात पर बड़ा झमेला खड़ा करना या राई का पहाड़ बनाना। कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा मैटर है, उस पर जो है बहुत ही बड़ा झमेला खड़ा कर देना, उसको बोलेंगे अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज आई स्टार्टेड लैंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो यानी कि मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है लैंडिंग। अब देखिए ऑप्शंस जो हैं इनमें लैंडिंग एंड बोरोइंग, तो यहाँ पर क्या है, उधार की बात की जा रही है। तो बुक्स को उधार लेना स्टार्ट कर दिया है, कहाँ से, लाइब्रेरी से। तो देखिए बुक्स को आपने लेना स्टार्ट कर दिया है लाइब्रेरी से, तो उधार लेने के लिए आप यूज करते हैं बोरो। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या आएगा, आई स्टार्टेड बोरोइंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, बोरोइंग का, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो आप लाइब्रेरी से ले रहे हैं, तो जब आप किसी पर्सन से लेंगे तो उधार लेंगे। अगर यहां पर फ्रॉम की जगह टू होता तब आपका लैंडिंग करेक्ट होगा, यानी आप उधार दे रहे हैं बुक्स लाइब्रेरी को। क्लियर। सो यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा कि मैं जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है लाइब्रेरी से बुक्स उधार लेना। सो उधार लेने के लिए आप यूज करेंगे बोरोइंग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 11 इज बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो देखिए बैक्टीरिया के साथ में आपको बताना है इज आएगा, आर आएगा, वॉज या फिर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो आप टेंस चेंज नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी तो आपका हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया का बैक्टीरियम कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब एक चीज़ देखिए, बैक्टीरिया के साथ आप इज का भी यूज़ कर सकते हैं और आर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं तब भी करेक्ट होगा, अगर आप नो इम्प्रूवमेंट टिक करते हैं तब भी करेक्ट होगा। एंड एयरफोर्स के एग्जाम में हर बार मोस्टली एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर, या मैं कहूँ जिसके ऑप्शंस गलत होते हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो वो आपको बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, तो अगर आप श्योर हैं 100% कि यहाँ पर दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन टिक कर दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत देने का मकसद ये है, वो चाहता है आप एक ही क्वेश्चन में उलझे रहें एंड आपको जो समय मिला है, जो टाइम मिला है, वो निकल जाए। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन टिक करते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप डी ऑप्शन टिक करते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नंबर 12 है ही बिहेव्स एज इफ ही इज द सुप्रीम लीडर। यहां पर आया है एज इफ। एज इफ का मतलब है मानो, यानी वो कैसे बिहेव करता है, मानो वो सुप्रीम लीडर है। तो एज इफ के बाद याद रखिए अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा पास्ट में आएगी, और जो सब्जेक्ट है वो कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है सिंगुलर है प्लूरल है, वर्ब हमेशा वर आएगी। ठीक है, क्योंकि पास्ट है तो या तो वॉज आनी चाहिए या वर। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका चाहे कुछ भी है, सिंगुलर है प्लूरल है, आपकी हमेशा वर का यूज होगा। तो एज इफ के बाद आपकी जो वर्ब है वो कैसी आनी है, पास्ट, और पास्ट में भी सिर्फ और सिर्फ वर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही बिहेव्स एज इफ ही वर। ठीक है, ही वर द सुप्रीम लीडर। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एज इफ के बाद पास्ट टेंस आती है, आपकी वर्ब जो है वो पास्ट में आती है, और पास्ट में भी सिर्फ और सिर्फ वर। सो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 13 है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन लंदन। तो एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको एक फिक्स्ड जो है चीज़ बता देता हूँ, लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है और इसके साथ में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो लुक फॉरवर्ड टू अगर आपको कहीं भी दिखता है तो इसके बाद में हमेशा जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि आपका मीट का क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन लंदन। क्लियर। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज
ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब देखिए कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें डेली के जैसा वर्ड आ जाता है, डेली का मतलब है रोजाना, यानी ये आपके डेली लाइफ रूटीन को शो कर रहा है या फिर हैबिट्स को शो कर रहा है। और अगर कोई सेंटेंस आपके रूटीन को, कोई हैबिट को शो करता है तो वो सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस बनना चाहिए। अब सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ये है सिंगुलर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज होगा। सो यहां पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोज। क्लियर? गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस ऐड हुआ है, तो सेंटेंस क्या बन गया? ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान रखिए, जैसे डेली वगैरह आता है तो ये इसके लिए ये है आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो आता है तो वो आपका पास्ट टेंस का है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देन नंबर 15 इज डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आपको आर्टिकल चूज करना है थिंग के लिए। थिंग के साथ आपको आर्टिकल लगाना है। तो थिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो आप थिंग को काउंट कर सकते हैं, यानी थिंग क्या है? एक काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर एज ए सिंगुलर भी यूज की गई है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर आप थिंग को प्रोनाउंस करेंगे तो कोई भी वोवल साउंड नहीं आ रही, तो इसलिए एन नहीं आ सकता। यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स सून। तो यहाँ पर आपको इसका पैसिव बनाना है और अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपके ऑप्शन नंबर बी एंड सी में लेट का यूज़ किया गया है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लेट का यूज़ नहीं आता, सो उनके लिए मैं बता दूं, आपको अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल पा रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए, यानी आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जो गलत है उनको आप कट करते जाइए, आपको करेक्ट आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर आया है डू, यानी कि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। क्लियर? अब प्रेजेंट टेंस का है। अब आप आइए ऑप्शंस पर। ऑप्शन नंबर ए में आया है मे बी, तो मे जैसा यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं था, सो एक्स्ट्रा वर्ड आप इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, सो ये गलत हो गया आपका। इसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें तो लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स बी डन सून, तो बी का मतलब है आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वगैरह, सो ये यहाँ पर हो सकता है, इसको अभी रखिए अपने पास। देन नंबर सी आपका है लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स वर डन सून, तो वर आ गया यानी पास्ट का बना दिया इन्होंने, गलत हो गया। ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब आते हैं डी पर, ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स हैव टू बी डन, तो यहाँ पर इन्होंने हैव का यूज कर दिया इसलिए गलत हो गया। बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका आंसर होगा। सो लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स बी डन सून। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा या आप थोड़े भी कंफ्यूज हैं तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड को लगाइए, यानी कि जो गलत ऑप्शंस हैं उनको काटते जाइए, आपको अपने आप सही आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 17 है कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है कैन से, सो जो आप पैसिव बनाएंगे वो भी कैन से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, क्योंकि बी स्टार्ट है कांट से और डी स्टार्ट है ही से। बचते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आया है कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स, तो यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँगा सिंपल प्रेजेंट का है। क्लियर? और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप जानते हैं जो आपकी वर्ब है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ की जाती है। सो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो ना तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, ना ही यहाँ पर बाय वगैरह यूज़ किया गया है, सो ये इसलिए आपका गलत हो गया। क्लियर? बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैन के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा द जॉब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह पर बी यूज़ कर दीजिए। अगर आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब कहीं भी समझ नहीं आ रही कौन सी लगाएं, या हेल्पिंग वर्ब अगर आपको यहाँ पर जैसे सेंटेंस में नहीं दी गई तो वहाँ पर आप बी का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? कैन द जॉब बी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड
बाय, आपका जो सब्जेक्ट है ही उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए हिम। इसके बाद जो आपका बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है उसको लिख दीजिए इन 3 वीक्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देन नंबर 18 इज गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है, इसका नाउन फॉर्म आपको बताना है। वर्ड है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। अब ये एक काम है तो ये आपकी वर्ब है। डिटेक्ट क्या है? एक वर्ब। आपको क्या बनाना है? नाउन। नाउन क्या होता है? नाम किसी भी चीज़ का। तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट करना, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिटेक्शन क्या है? नाउन। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिटेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसी को डिटेक्ट करने का काम कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ किसी चीज़ को डिटेक्ट करने की। क्लियर? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिटेक्शन। अगर आप अदर ऑप्शंस देखें तो कोई भी यहाँ पर जो है करेक्ट नहीं होगा। डिटेक्टिव का मतलब आपका अलग होता है, डिक्टेटर का मतलब बिल्कुल अलग होता है। सो ये पर्सन्स के नाम है, ठीक है, प्रोफेशनल्स के नाम है। डिटेक्शन यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि ये एक प्रोसेस का नाम है। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनको क्या बुलाया जाता है? लेडी विद द लैम्प। तो जब भी इस तरीके से किसी पर्सन को बुलाया जाता है या फिर उसको कोई अलग से टाइटल दिया जाता है तो उसमें आपका आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेडी के साथ में आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि ये जो लेडी है ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात की जा रही है, यानी एक डेफिनेट पर्सन की बात की जा रही है। अब किसी डेफिनेट पर्सन की बात होती है तो उसके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 20 है इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। तो यहाँ पर देखिए आप सी पार्ट में आइए सीधा, यहाँ पर है मोर प्रेफरेबल। तो मोर आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? किसी भी वर्ड को अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का बनाना चाहते हैं तब आप मोर का यूज़ करते हैं। क्लियर? यानी कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं आप, कंपेरेटिव डिग्री में मोर आता है और आपका सुपरलेटिव में मोस्ट। सो यहाँ पर आप कोशिश क्या कर रहे हैं? कंपेरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोर लगाकर, बट जो आपका प्रेफरेबल है ये खुद ही कंपेरेटिव है, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेफरेबल खुद एक कंपेरेटिव है। सो यहाँ पर मोर नहीं आएगा, मोर आपका गलत हो गया। सेंटेंस क्या बनेगा? इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। यानी सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। और एरर क्या है? मोर को यहाँ से हटाना होगा। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपकी स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंटीसेप्टिक, एंड 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिलीव। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।